नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स इन ए मेट्रिक स्पेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की क्या परिभाषा होती है और साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हमको स्पष्ट होगा कि ओपन और क्लोज सेट्स मेट्रिक स्पेस में किस प्रकार होते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि इस वीडियो में उससे जुड़ी ही बात हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स एक मेट्रिक स्पेस में क्या होते हैं। आपके स्क्रीन पे हमने जो अभी दिखाया है उसमें 3 सिचुएशंस हम आपको दिखा रहे हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। पहला सिचुएशन हम ले रहे हैं जब एक सेट U जो एक मेट्रिक स्पेस का सबसेट है वह अपने किसी भी बाउंड्री पॉइंट को नहीं रखता है। U कंटेन्स नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। दूसरी सिचुएशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि U कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब U में सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स शामिल हैं। और तीसरी सिचुएशन है जब हम कहते हैं कि U कंटेन्स सम ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब U में कुछ बाउंड्री पॉइंट शामिल हो भी सकते हैं, कुछ बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं भी हो सकते हैं। तो ये 3 स्थितियां हैं। इन 3 स्थितियों से हमारे ओपन और क्लोज सेट्स की शुरुआत होने वाली है। पहली जो स्थिति है जिसको हम सिचुएशन 1 कह रहे हैं वह जब होगी तो U को हम ओपन सेट कहते हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अगर सिचुएशन 2 है तो उसको हम क्लोज सेट कहते हैं, और अगर सिचुएशन 3 है तो हम कहते हैं कि द सेट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, सिचुएशन 1 में हम कह रहे हैं कि सेट U कंटेन्स नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स का जैसे ही हमने कहा, इसका अर्थ है कि U के सारे पॉइंट जो हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सेट के पॉइंट या तो इंटीरियर पॉइंट हैं या बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन उसमें अगर कोई बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसके जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो हम इसको सिचुएशन 1 को अब इसी रूप में देखेंगे कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेट U आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं इनको हम एक मैथमेटिकल रूप दें, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दें, जिससे हम आगे इसको अपने व्यवहार में, मैथमेटिकल व्यवहार में ला सकें। तो आइए देखें कैसे हम इसको एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं। सिचुएशन 1 हमने पहले लिया है और सिचुएशन 1 में हम ये कहते हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ G वेयर G इज ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस E आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब G के जितने बिंदु हैं वो सभी के सभी इसके इंटीरियर पॉइंट है। अब इसको हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला कि G का इंटरसेक्शन जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री पॉइंट्स का सेट होता है, तो उसको हम डेल्टा G से डिनोट करते हैं, ये आप जानते हैं। तो G इंटरसेक्शन डेल्टा G इज इक्वल टू फाई, मतलब G और बाउंड्री का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब G में कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है या G के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है, एक ही बात है। तो ये पहला मैथमेटिकल नोटेशन हो गया इसी बात को कहने का कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ G आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि G इंटीरियर जो होता है वो हमेशा ही सबसेट होता है G का, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब यदि हम ये कहते हैं कि G के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं, इसका अर्थ हुआ कि G भी सबसेट हो गया G इंटीरियर का, और इसलिए दोनों को मिला दें तो G बराबर G इंटीरियर हो गया। तो इसलिए अगर G के सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो G और G इंटीरियर दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे। अब तीसरी स्थिति में हम कहते हैं G को नॉन एम्प्टी अगर ले लें और फिर कहें कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ G आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, तो इसका अर्थ है कि G के हर एक पॉइंट पर, इंटीरियर पॉइंट के डिफिनीशन से हम ये अब कह रहे हैं कि G के हर एक पॉइंट पर एक ओपन स्फीयर SRX इस प्रकार होगा। SRX एक ओपन स्फीयर X को केंद्र रखते हुए बनता है, तो SRX एक ओपन स्फीयर इस प्रकार होगा कि SRX सबसेट हो जाए G का। यह इंटीरियर पॉइंट का डिफिनीशन ही है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि G के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है
तो मतलब जी के हर एक पॉइंट एक्स पर केंद्र रखता हुआ ओपन स्फीयर मिलेगा और वह ओपन स्फीयर जी का सबसेट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो इस तरह से एक ही स्टेटमेंट को तीन मैथमेटिकल रूप में हम देख सकते हैं, और अगर तीन मैथमेटिकल रूप में देख सकते हैं तो इस तरह से तीन रूप में हम अपने ओपन सेट को भी पहचान सकते हैं। कैसे, देखिए, ये देखिए तीन प्रकार से हमने डेफिनेशन दिया है। पहला कि ए सेट जी इन ए मेट्रिक स्पेस ईडी इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ जी इंटरसेक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू 5, पहला फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क, जी इज ओपन सेट इफ जी इज इक्वल टू जी इंटीरियर। और तीसरा फ्रेमवर्क जो ज्यादा व्यवहार में आता है, जो एनालिटिक जब हम प्रूफ लिखते हैं तो उसमें ज्यादा इसी रूप का हम व्यवहार करते हैं, तीसरे रूप का। तो इसमें हम कहते हैं कि ए सेट जी इन ए मेट्रिक स्पेस ईडी इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ आइदर जी इज इक्वल टू 5 या दो एम्प्टी सेट हो, और फॉर ईच पॉइंट एक्स इन जी, जी के हर एक एक्स के लिए देयर exists an open sphere SRX, एक ओपन स्फीयर SRX मिले, सच दैट SRX इज ए सबसेट ऑफ G, मतलब G के हर एक पॉइंट पर केंद्र बनाता हुआ एक ओपन स्फीयर मिले जो पूरा का पूरा G का सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि G एक ओपन सेट है। और आप पहले ही देख चुके हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? कि G में कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है या जी के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है। तो ये तीनों ही परिभाषाएं एक ही बात कहती हैं मूल रूप से, लेकिन व्यवहार में हम तीसरी वाली परिभाषा ज्यादा लाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ें और देखें दूसरी जो सिचुएशन हमारी थी उससे क्या निकल के आता है। ये दूसरी सिचुएशन हमारी थी जिसमें हम कह रहे थे कि एक सेट सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट अपने में रखता है, मतलब उस सेट के जितने बाउंड्री पॉइंट हैं सब के सब उसके एलिमेंट हैं। तो मान लीजिए कि सेट H है जो हम कहते हैं कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, H में सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट शामिल हैं। तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि जो बाउंड्री है उस सेट की वह उसका सबसेट हो गया, क्योंकि बाउंड्री इज द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, तो इसलिए जो बाउंड्री है वो सेट का सबसेट हो गया। अब अगर बाउंड्री सेट का सबसेट हो गया तो उस केस में हम एक बात और सीख चुके हैं कि जो बाउंड्री ऑफ H होता है वही बाउंड्री ऑफ HC होता है, जहां HC कॉम्प्लीमेंट है H का। तो अब अगर ये हमारा सेट H है और H के अंदर ही हमारा डेल्टा H है तो HC तो कहीं बाहर होता है, हम जानते हैं। तो HC चूंकि H से डिसज्वाइंट होता है इसलिए HC डेल्टा H मतलब डेल्टा HC से भी डिसज्वाइंट होगा और इसलिए HC इंटरसेक्शन डेल्टा HC इज इक्वल टू 5 होगा। अब अगर HC इंटरसेक्शन डेल्टा HC 5 है तो जो अभी हमने पहली सिचुएशन की जो पहली वाली कंडीशन देखी उससे हो गया कि HC इज एन ओपन सेट। तो इसका अर्थ है कि ए सेट H कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, उससे हमें दो बातें मुख्यतः निकल के आ रही हैं। जो पहली बात है वो है कि हमारा जो सेट है बाउंड्री वह सबसेट है H का, और दूसरा कि HC एक ओपन सेट है। जो अंतिम वाला है HC इज एन ओपन सेट, इसका हम यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं अपने व्यवहार में, अपने मैथमेटिकल व्यवहार में। तो मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि H एक क्लोज सेट है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट HC एक ओपन सेट है। ये हमारे व्यवहार में ज्यादा आता है। एक बात आपको सतर्क करने के लिए हमने यहां लिखी है कि अगर H के सारे पॉइंट बाउंड्री पॉइंट हों तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि जो बाउंड्री है वो H का सबसेट है। ये गलती कई बार हमारे विद्यार्थी करते हैं, जिससे हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि ए सेट H कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, इसका अर्थ है कि बाउंड्री के सारे पॉइंट H के अंदर हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ H आर इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब H के सारे पॉइंट उसके बाउंड्री पॉइंट हैं। दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि H आपका ये है और जो डेल्टा H है वो इससे पूरा जुड़ने के बाद ये हमारा डेल्टा H बनता है। तो इसका अर्थ है कि H के सारे पॉइंट तो बाउंड्री पॉइंट हैं लेकिन डेल्टा H अभी भी H से बड़ा है।
तो इसलिए ऑल द पॉइंट्स ऑफ एच आर इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, इसका मतलब यह नहीं होगा कि डेल्टा एच इज ए सबसेट ऑफ एच। ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कॉशन है। अब आइए इस सिचुएशन 2 से हमारे क्लोज सेट्स की परिभाषा बनती है। क्या बनती है देखें, ये हमारा क्लोज सेट। हम कहते हैं कि ए सेट H इन ए मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ बाउंड्री इज ए सबसेट ऑफ द सेट। मतलब किसी सेट की बाउंड्री उसका सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट क्लोज्ड है। जो पहला वाला मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हमने देखा था। और दूसरा जो है कि उसको H को हम क्लोज्ड कहेंगे इफ HC विच इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ H इज एन ओपन सेट। मतलब H एक क्लोज सेट है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट है। तो दोनों ही परिभाषाएं आप व्यवहार में ला सकते हैं। जो दूसरी वाली परिभाषा है वो व्यवहार में ज्यादा लाई जाती है, लेकिन अगर आप कहीं पहले वाले का भी उपयोग कर लेते हैं क्लोज सेट प्रमाणित करने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका व्यवहार हम लोग कई बार करते भी हैं। आइए अब इससे आगे बढ़ें और देखें कुछ अन्य बातें और सीखें कि ओपन सेट और क्लोज सेट के बीच में क्या रिश्ता है, किस तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि द नोशंस ऑफ ओपन सेट एंड क्लोज सेट आर नॉट निगेशंस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के उल्टा नहीं है ओपन सेट और क्लोज सेट। कैसे? एक सेट ओपन यदि है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लोज्ड नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई सेट क्लोज्ड नहीं है तो वह ओपन है। उल्टी बात करें तो अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो ये भी नहीं कह सकते कि वो ओपन नहीं है। मतलब हमारे पास ओपन और क्लोज सेट होना एक दूसरे का निगेशन नहीं है। तो क्या है भाई, अगर निगेशन नहीं है तो हमने आपको बताया था पहले कि एक सिचुएशन 3 भी हमारे पास है जिसमें एक सेट नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक सेट ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। कैसे भाई, देखें जरा सा। यहां हम बताना चाह रहे हैं कि यदि एक सेट U मेट्रिक स्पेस ED में है, मतलब E का सबसेट है, वह इस प्रकार है कि उसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू 5 है, तो वैसा सेट ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। आप याद कीजिए सिचुएशन 1 में हम क्या कहते हैं कि ये सेट शुड नॉट कंटेन एनी ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, वो भी यहां पर सही है। और हम जब कहते हैं कि ये सेट शुड कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, तो वो भी यहां पर सही है। मतलब सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दोनों यहां सही हैं। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में जो पहला सिचुएशन है उसको हम लिखते हैं कि U इंटरसेक्शन डेल्टा U शुड बी इक्वल टू 5। ये भी यहां सही है क्योंकि डेल्टा U 5 है। और क्लोज सेट के लिए दूसरी सिचुएशन जो है उसमें हम डेल्टा U ये सबसेट ऑफ U लिखते हैं, वो भी यहां सही है क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू 5 है। तो पहली सिचुएशन ओपन सेट को बता रही है, वो भी सही है। दूसरी सिचुएशन क्लोज सेट को बता रही है, वो भी सही है। इसलिए ऐसे सेट ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। अब आप हमारे पुराने वीडियो को याद कीजिए जो इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट पे है। उस वीडियो में हमने बताया है कि किसी भी मेट्रिक स्पेस में फुल मेट्रिक स्पेस P और जो एम्प्टी सेट होते हैं उनका कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है, और इसलिए E और phi हमेशा ही ओपन भी होंगे और साथ में क्लोज्ड भी होंगे। उसी वीडियो में हमने ये भी चर्चा की है कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के किसी भी सबसेट का कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता। ये बहुत ऑब्वियस है, उसको यहां हम बता भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए U हम सेट ले रहे हैं, इसके कोई एलिमेंट आप X ले लें, तो अगर आप R लेस देन इक्वल टू 1 रखते हुए SRX बनाएं तो वह SRX केवल सिंगलटन X होता है और वह सबसेट हो जाएगा U का। इसलिए U का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। और उसी प्रकार से कोई एलिमेंट Y अगर आप कॉम्प्लीमेंट में लेंगे और फिर R लेस देन इक्वल टू 1 रख करके और SRY बनाएं तो वह भी सिंगलटन Y होगा और वह सबसेट हो जाएगा UC का। मतलब UC के हर एक पॉइंट U के एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। इसलिए जितने पॉइंट मेट्रिक स्पेस के हैं वो U के या तो इंटीरियर पॉइंट हैं या एक्सटीरियर पॉइंट हैं। U का कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा जहां U सबसेट है एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में। और इसलिए सबसेट अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का है तो उसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है और इसलिए वह ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो ये सिचुएशन हमने देख लिया।
ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी चर्चा हम सिचुएशन 3 के रूप में कर चुके हैं, जब हमारा सेट न तो ओपन हो और न ही क्लोज्ड हो। ये सिचुएशन कब आता है, आइए इसको देखते हैं। यहां पर हम बताने जा रहे हैं कि एक सेट Q यदि मेट्रिक स्पेस ED का सबसेट है और इस प्रकार है कि उसकी बाउंड्री पूरे मेट्रिक स्पेस E के बराबर है, तो U न तो ओपन है और न ही क्लोज्ड है। इसको समझाने के लिए हमने सेट Q लिया है जो रेशनल नंबर्स का सेट है, और मेट्रिक स्पेस हमारा RD है जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। हम ये बताना चाहते हैं कि Q न तो ओपन है और न क्लोज्ड है, क्योंकि बाउंड्री ऑफ Q पूरा का पूरा R है। इसको देखने के लिए हम इसको दो हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा है जिसमें हम दिखाएंगे कि Q इज नॉट ओपन, पहले हिस्से में हम ये बताएंगे, और दूसरे हिस्से में बताएंगे कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है दैट इज आल्सो नॉट ओपन, और अगर QC ओपन नहीं होगा तो Q क्लोज्ड नहीं होगा। तो पहला हिस्सा हम देखने के लिए हम एक रियल लाइन लेते हैं, ये हमारा R हो गया, और इस R पे हम कोई रेशनल नंबर मान लीजिए Q लेते हैं, और इस रेशनल नंबर को सेंटर मानते हुए यदि हम ओपन स्फीयर SRQ बनाएं, तो इस SRQ में आप जानते हैं कि रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे, और इसलिए हम ये निश्चित रूप से पाएंगे कि फॉर ऑल R greater than 0 SRQ is not a subset of the set Q of rational numbers, और इसका अर्थ है कि Q is not an interior point of the set Q, और अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका अर्थ है कि Q is a boundary point of Q, क्योंकि एक सेट के दो ही तरह के पॉइंट होते हैं, या तो इंटीरियर पॉइंट होगा या बाउंड्री पॉइंट होगा, और इसलिए ये साफ हो गया कि जो Q है दैट इज ए सबसेट ऑफ डेल्टा Q। और सेम लॉजिक हम इस तरफ भी लगाएं, और हमने रियल नंबर R ले लिया, और हम कोई रैशनल नंबर न लेते हुए कोई इरेशनल नंबर, क्योंकि QC हमारा इरेशनल नंबर्स का सेट होगा, तो इरेशनल नंबर हम Q डैश लें और फिर कोई ओपन स्फीयर आप ले लें, तो वही स्थिति होगी कि फॉर ऑल R ग्रेटर देन 0 SRQ डैश जो आप बनाएंगे इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ QC विच इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसलिए कि ओपन स्फीयर SRQ डैश में जो ओपन इंटरवल है इनफैक्ट रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, और इसलिए Q डैश जो है वह हमारा Q डैश इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ Q डैश, और इसलिए ये हमारा पता चल गया कि Q डैश जो है Q डैश इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ Q डैश, QC इनफैक्ट नॉट Q डैश। इसका अर्थ है कि जो हमारा QC है वो भी सबसेट है डेल QC का। अब डेल QC और डेल Q तो एक ही होते हैं, ये हम जान चुके हैं कि सेट का और कॉम्प्लीमेंट का बाउंड्री एक ही होता है, सो आई कैन राइट इट एज डेल Q। तो Q सबसेट है डेल Q का और QC भी सबसेट है डेल Q का, और Q यूनियन QC तो R होता है, इसलिए इसका अर्थ हुआ कि Q यूनियन QC भी सबसेट है डेल Q का, और ये Q यूनियन QC तो R है, और इसलिए ये हमें पता चल गया कि R इज ए सबसेट ऑफ डेल Q, बट R तो सब कुछ है, पूरा मेट्रिक स्पेस है, और इसलिए R बराबर डेल Q हो गया। मतलब जो बाउंड्री पॉइंट है Q का वह पूरा का पूरा R है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि Q में हमने कोई रेशनल नंबर पॉइंट Q लिया, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए Q इज नॉट ओपन। QC में हमने एक पॉइंट लिया Q डैश, वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो QC इज नॉट ओपन मीन्स Q इज नॉट क्लोज्ड, सो Q इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, एंड साइमल्टेनियसली हम ये भी देख रहे हैं कि जो बाउंड्री ऑफ Q है वह पूरा का पूरा R है। तो ऐसी स्थिति में जब सेट की बाउंड्री पूरा का पूरा मेट्रिक स्पेस हो जाए तो सेट जो होता है वह न तो ओपन होगा और न ही क्लोज्ड होगा। ये आप बड़ी अच्छी तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि इस केस में जो स्टेटमेंट 1 है वह भी फेल करेगा और स्टेटमेंट 2 है वो भी फेल करेगा, और इसलिए
ये सेट न तो ओपन होते हैं और न क्लोज होते हैं। आइए आगे देखें। यहां हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस आरडी में 5 एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहला एग्जांपल है कि ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स। यह बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने एक ओपन इंटरवल लिया u इज इक्वल टू दी ओपन इंटरवल ए बी, तो अगर इसके बाउंड्री पॉइंट्स आप निकालें डेल्टा u क्या होगा, तो इसमें केवल a और b होंगे। कैसे होंगे, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट का देख सकते हैं। और इसलिए ये स्पष्ट है कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ u और डेल्टा u निकालें तो वह फाई के बराबर होगा, और इसलिए जो u है, जो ओपन इंटरवल ए बी है, वो ओपन सेट होगा। दूसरे एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल्स आर क्लोज सेट्स। तो इसी प्रकार से यदि आप u बराबर क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लें, तो इस केस में भी आप जानते हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं केवल a और b ही होते हैं, और तब आप आराम से देखेंगे कि डेल्टा u सबसेट हो जाता है u का, और इसलिए u जो है जब क्लोज्ड इंटरवल है तो वह एक क्लोज सेट। तीसरा एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स आर नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो ये आप बड़े आराम से पुनः देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक सेमी ओपन इंटरवल ले लिया u इक्वल टू ए बी, जो ए पर क्लोज्ड है और बी पर ओपन है। ऐसी स्थिति में भी जो बाउंड्री होती है वह आपको ए और बी को कंटेन करती है, और इसलिए अब आप देखें तो u इंटरसेक्शन डेल्टा u आप निकालें तो वह फाई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि u इंटरसेक्शन डेल्टा u में a शामिल होगा। इसी प्रकार से अगर डेल्टा u सबसेट ऑफ u चेक करें तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि u में b शामिल नहीं है। इसलिए u जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल है यहां पर ए बी, वह न तो ओपन है और न ही क्लोज्ड है। अब जरा सा चौथे एग्जाम्पल को देखें जिसमें हम कहते हैं कि सिंगलटन ए इज क्लोज्ड। अब सिंगलटन ए क्लोज देखने के लिए हम जरा बाउंड्री पॉइंट वाली बात हम पहले कर चुके हैं, तो अब जरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखने के लिए हम इसमें ये दिखाएंगे कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो हमारा ओपन है, ये दिखाएंगे। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सेट है क्या, तो कॉम्प्लीमेंट सेट देखने के लिए आप पूरा R ले लीजिए, और R में से जो पॉइंट A है उसको आप केवल हटा दीजिए, तो आपको पूरा कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया। क्योंकि आप जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ला रहे हैं उसमें केवल एक ही पॉइंट है A, तो A हटा दें तो कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया। अब इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया अल्फा। अब ये पॉइंट हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट में है, तो हमें देखना है कि ये पॉइंट कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इसके अराउंड एक ओपन स्फीयर खींचना पड़ेगा अल्फा को सेंटर बनाते हुए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वह ओपन स्फीयर हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट का सबसेट हो जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अल्फा और ए के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, और उससे छोटा आप अपना रेडियस ले लीजिए, और तब आप एक ओपन स्फीयर अगर आप खींचते हैं जिसको आप कहें एस आर अल्फा, तो एस आर अल्फा निश्चित रूप से सबसेट हो जाएगा इस कॉम्प्लीमेंट सेट का। कॉम्प्लीमेंट सेट में आर का सब कुछ है ए को छोड़कर, तो इसलिए एस आर अल्फा सबसेट हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट का। और इसलिए हमारा अल्फा जो है वह अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट, अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट AC। और इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट सेट हुआ वह क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि अल्फा आपने कोई भी पॉइंट लिया था वह उसका इंटीरियर पॉइंट बन गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, और इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट सेट AC हमारा है वह ओपन हो गया, और इसलिए जो सिंगलटन हमारा A है वह क्लोज्ड हो गया डेफिनेशन के हिसाब से। अब जो पांचवा एग्जाम्पल है सेट जेड ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, उसको भी देखने का वही तरीका है। इसके लिए फिर हम मान लीजिए कि R खींचते हैं, और इस R में हमें देखना पड़ेगा ZC को। ZC मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। तो ZC में क्या होगा, R का सब कुछ
केवल जेड को हटा के, ये हमारा होगा जेडसी। तो आज जेडसी में आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए जेडसी में हमने ले लिया अल्फा। अल्फा कहां ले लिया हमने? जेडसी में ले लिया। अब इस अल्फा के आसपास जो निकटतम इंटीजर्स हैं उनको ले लीजिए। उनके अल्फा के आसपास मान लीजिए निकटतम इंटीजर्स हमारे हैं, एक इधर Q1 है और एक इधर मान लीजिए हमारा निकटतम इंटीजर Q2 है। ये हमारे इंटीजर्स हैं, मतलब ये कहां है? जेड में। अब आप क्या कीजिए कि अल्फा का डिस्टेंस आप ले लीजिए Q1 से और अल्फा का डिस्टेंस ले लीजिए Q2 से, और इन दोनों डिस्टेंस में जो छोटा हो उसको ले लीजिए और R को उससे भी छोटा ले लीजिए। और तब आप अगर ओपन स्फीयर बनाइएगा इस प्रकार का, जो आपका ओपन स्फीयर एस आर अल्फा होगा, तो निश्चित रूप से उसमें इंटीजर कोई भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि अल्फा के आसपास के जो दो निकटतम इंटीजर्स थे Q1 और Q2 वो आपने ले लिया है। तो एस आर अल्फा सबसेट हो जाएगा जेडसी का। इसलिए जेडसी का आपने कोई भी पॉइंट लिया अल्फा, और आप देख रहे हैं कि उसके अराउंड एक ओपन स्फीयर, उसको सेंटर मानते हुए ओपन स्फीयर मिल रहा है जो जेडसी का सबसेट है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जेडसी एंड सो जेडसी इज ओपन बिकॉज अल्फा इज आर्बिट्ररी। कोई भी पॉइंट हमने अल्फा लिया था और हमने देखा कि ओपन स्फीयर में एस आर अल्फा मिल रहा है जो जेडसी का सबसेट हो गया, तो जेडसी ओपन हो गया और इसलिए जेड हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आप जरा चेक करिएगा कि इसके बाउंड्री पॉइंट क्या हैं, तो इनफैक्ट आप जब चेक करेंगे तो पाएंगे कि जो जेड की बाउंड्री है वह खुद पूरा का पूरा जेड है, और इसलिए इससे ये आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा जेड इज ए सबसेट ऑफ जेड। तो उस तरीके से भी आप देख पाएंगे कि जेड एक क्लोज सेट है। तो इस तरह से आपने देखा कि आरडी में हमारे 5 जो एग्जाम्पल्स हैं किस तरह से आपको ओपन और क्लोज सेट्स का पिक्चर क्लियर करते हैं। अब हम जरा आर स्क्वायर की बात करेंगे। आइए देखें आर स्क्वायर में क्या सिनेरियो है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए आर स्क्वायर डी हमने लिया है और इसमें हम 3 सेट्स आपको दिखा रहे हैं। पहला सेट है ए, जहां हम लिख रहे हैं कि पेयर्स एक्स वाई आर एलिमेंट्स इन ए वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। अब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि या ना तो एक्स 0 है ना वाई 0 है। तो आर स्क्वायर में अगर एक्स 0 कब होता है? एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पर, और वाई 0 कब होता है? एक्स एक्सिस पे। तो इसका अर्थ है कि जब हम आर स्क्वायर का अगर खींचें, ये हमारा आर स्क्वायर है आर आर, तो इसमें जो एक्स एक्सिस है जिसको हम इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कहें, तो इसको छोड़ के, एक्सिस को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हमारे सेट ए में शामिल हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेट ए है जिसमें एक्सिस शामिल नहीं है, उसका कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट आपने लिया यहाँ पे जिसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं। अब यहां से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए दोनों ही एक्सिस, और जो छोटा वाला डिस्टेंस हो उस छोटे वाले डिस्टेंस से भी छोटे रेडियस का ओपन स्फीयर खींच लीजिए। तो ये जो ओपन स्फीयर बनेगा एस आर क्यू सबसेट है हमारा सेट ए का, क्योंकि सेट ए में एक्सिस छोड़ के सब कुछ है आर स्क्वायर का, तो एस आर क्यू सबसेट होगा ए का। तो ए का हमने कोई भी पॉइंट लिया उस पर सेंटर रखते हुए और हमें ओपन स्फीयर मिल जा रहा है जो ए का सबसेट हो। इसका अर्थ है कि ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है और इसलिए सेट ए जो है वो ओपन सेट है। अब जरा सेट बी की तरफ देखिए। सेट बी में हमें लेना है ऐसे पॉइंट्स जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। अगर हम ग्राफ खींचें तो ये हमारा जो सर्किल होगा वो इस तरह का होगा। ये सर्किल हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब हम कहते हैं कि बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर शामिल हैं जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका अर्थ है कि ये जो सरकमफेरेंस है हमारे जो रेड में हमने देखा है, इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब हमारे, ये जितने पॉइंट्स हैं अंदर के भी और बाहर के भी, केवल सरकमफेरेंस जो लाल में है उसको छोड़ के वो सब के सब हमारे टी में
शामिल। और फिर तो बड़ा आसान है कि आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, बाहर भी पॉइंट ले लीजिए, तो उसका जो डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस है, ये आप जानते हैं कि एक सेट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो ये सर्कमफेरेंस हमारे लिए एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला, उससे छोटा हमने डिस्टेंस लेके रेडियस खींच दिया और ये एक ओपन स्फीयर हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर अंदर है तो भी हम डिस्टेंस निकाल के उससे छोटे लेकर के ओपन स्फीयर खींच सकते हैं। इस तरह कहीं भी कोई पॉइंट हो हमें ओपन स्फीयर मिलेगा। मतलब आप अगर स्पेशली कहना चाहें यहाँ क्यू है, इसको अगर एस आर क्यू कहें तो स्पष्ट है कि एस आर क्यू सबसेट होगा बी का, और इसलिए बी हमारा ओपन सेट होगा, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट ले लें उसके लिए उसको सेंटर मानते हुए ओपन स्फीयर मिल रहा है जो बी में कंटेंट है। अब सेट सी की तरफ देखिए। सेट सी क्या कहता है कि एक्स वाई जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ठीक उल्टा है। इसमें आपको सब कुछ छोड़ना है, केवल ये लाल वाला सर्कमफेरेंस ही लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्पष्ट है कि जो सेट सी है वह हमारे सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो चूंकि बी ओपन है इसलिए सी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अंतिम जो एग्जाम्पल है वह लाइन एल एक्स इक्वल टू 5 इज क्लोज्ड। ये भी बड़ा आसान है, आप एक एक्सिस बना लें और ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस पे हम एक लाइन खींच देते हैं एक्स इक्वल टू 5। अब एक्स इक्वल टू 5 जो लाइन है इसका कॉम्प्लीमेंट जरा देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एल सी इस लाइन का कॉम्प्लीमेंट है। अब इस कॉम्प्लीमेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लें, एक पॉइंट क्यू ले लीजिए, इस क्यू से इस रेखा की दूरी निकाल लीजिए, जो भी दूरी हो उस दूरी से कम रेडियस का आप एक मान लीजिए, तो ये एस आर क्यू आपको ऐसा मिलेगा जो सबसेट हो जाएगा, एस आर क्यू सबसेट हो जाएगा एल सी का, और इसलिए एल सी के जितने पॉइंट हैं उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, मतलब एल सी ओपन है और इसलिए एल जो है वो क्लोज्ड है, मतलब ये लाइन जो है अपने आप में क्लोज्ड है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आर क्यू है उसमें हमारा एक्स वाई प्लेन जो होगा वो भी एक क्लोज सेट होगा। तो इस तरह से आप क्लोज सेट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और कई बार हम ज्योमेट्रिकली नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, जो हमने सिचुएशन 2 और सिचुएशन 1 के लिए आपको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बताए उसके अनुसार। तो ये सब कुछ रहा इस वीडियो में आपके लिए, और हमें लगता है कि आपको मजा आता होगा ओपन सेट क्लोज सेट्स को देख करके। हम इस पे अपने ओपन सेट और क्लोज सेट की चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज में ओपन सेट और क्लोज सेट की सीरीज में कुछ और वीडियोज आएंगे जिसमें हम और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की या कुछ अन्य बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप सब प्रसन्न रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद।